अच्छा जी, तो हमने लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा कि कलर प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने जो है फोरग्राउंड कलर किस तरह से सेट कर सकते हैं और फिर बैकग्राउंड के कलर जो है हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आरबीजी जो कलर कोडिंग थी वो देखी थी थोड़ी सी कि हम किस तरह से आरबीजी कोड को यूज़ करके डिफरेंट कलर्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने एक बड़ी जो है अब हमारे इस वाले जो लेवल 1 है इस सेशन का जो है आज मतलब एक तरह से लास्ट क्लास है। तो सबसे मेन चीज़ आती है हमारे पास सीएसएस के अंदर सेलेक्टर्स, जो सबसे ज़्यादा आपके पास कॉमनली यूज़ हो रहे होते हैं। और हमारे पास जो है 4 तरह के सेलेक्टर्स होते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है, एलिमेंट सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर एंड क्लास सेलेक्टर। अब यूनिवर्सल सेलेक्टर का काम क्या होता है कि आपको इसके नाम से ही पता लग रहा होगा, यूनिवर्सल मतलब सब चीज़ों के ऊपर अप्लाई होगा। मतलब आपने अगर यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ किया है तो वो क्या करेगा, वो जितनी भी आपने प्रॉपर्टीज़ जितने भी हेडिंग्स, जितने भी पैराग्राफ और जितनी भी इस तरह की चीज़ें आपने अपनी HTML की फाइल के अंदर बनाई है उन सब पे वो जो है सब पे डिज़ाइनिंग अप्लाई होगी यूनिवर्सल सेलेक्टर की मदद से। किस तरह से हम जो है लास्ट लेक्चर वाली फाइल ही जो है ओपन करते हैं, हमने उसमें कहा था काम किया था, तो फाइल ओपन फोल्डर और हमने कहाँ बनाया था ई के अंदर EIT30 गर्ल्स और CSS। तो हमने लास्ट टाइम में फ़िलहाल के लिए जो है ये जितनी भी CSS की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी इन्हें फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। और हमने जो है यहाँ पे क्या किया है, 2 हेडिंग्स बनाई हुई है और 2 पैराग्राफ बनाए हुए और एक बटन बनाया हुआ है। ऐसे ही HTML के अंदर सिंपल। तो मैं अपनी फाइल को रन करता हूँ और देखते हैं किस तरह की हमें ये जो है शो हो रही है। और EIT30 गर्ल्स, CSS दैन HTML वाली फाइल। सो अच्छा, इसके अंदर हमने इनलाइन टैग यूज़ किया हुआ है, इसकी भी अभी मेरे ख्याल से हाँ इसमें इनलाइन टैग है। ये इनलाइन में स्टाइलिंग भी जो है इसे हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। अब बिल्कुल एक सिंपल वेबसाइट है, मतलब एक तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अब यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या काम करता है कि मैं चाहता हूँ कि ये जितनी भी हेडिंग्स और ये जो पैराग्राफ और ये जो बटन के अंदर क्लिक में लिखा हुआ है, मतलब इन सब का कलर ब्लैक से चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल रेड हो जाए इन सब का कलर। तो अब सबके ऊपर मैंने एक जैसी ही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो फिर मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ किस तरह से होता है, आपने स्टार लगाना होता है, ये स्टार लगाना है, स्टार का साइन लगाने के बाद आपने कर्ली ब्रैकेट्स लगाना है और उसके अंदर जो प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे वो किस पे अप्लाई होगी, वो सब पे अप्लाई होगी, यूनिवर्सली अप्लाई हो रही होगी। किस तरह से, अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ CSS वाली फाइल में और मैंने सबका कलर जो है क्या करना है, रेड करना है, तो मैं फिर क्या यूज़ करूँगा, यूनिवर्सल सेलेक्टर, यानी मैंने सिंपल स्टार लगाना है और उसके अलावा स्टार लगाने के बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगाने। ठीक है, अब इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो मैं इसकी स्टाइलिंग चेंज करूँगा वो क्या होगा, वो सब पे अप्लाई होगी। तो मैं कह देता हूँ कि कलर जो है क्या हो जाए मेरे पास, रेड हो जाए। तो अब ये क्या काम करेगा कि ये जितनी भी HTML के अंदर प्रॉपर्टीज होंगी उन सब का कलर रेड कर देगा। हमने जो है फर्स्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें सीखी थी कि जो है फाइल को CSS वाली को किस तरह से कनेक्ट करना है। आपने जो एक CSS की फाइल बनानी है, फिर HTML के अंदर आके उसे लिंक करवाना होता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। सिंपल मैं आके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ ना अगर, तो आपको दिखेगा कि वो प्रॉपर्टी ने क्या किया, यूनिवर्सल सेलेक्टर ने सबको रेड कर दिया। तो हम जो है इसलिए यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज़ कर रहे होते हैं कि वो आप अगर आपने जितना भी HTML के अंदर स्ट्रक्चर बनाया है उन सब की डिज़ाइनिंग या उन सब में कोई एक चीज़ जो है आपने सेम रखनी है, तो फिर आप यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ करें और उसके अंदर वो प्रॉपर्टी को चेंज करें, वो सबके ऊपर अप्लाई होती है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा सेलेक्टर होता है जो हमने लास्ट टाइम यूज़ किया है, एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर का काम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि H1 जो ये हेडिंग्स डली है, दोनों हेडिंग्स है ना, दोनों का कलर जो है ग्रीन हो जाए। अब मैंने किन का कलर ग्रीन करना है, H1 हेडिंग का। तो H1 में ये दोनों आ जाती है मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, H1 के लिए अब एलिमेंट सेलेक्टर का मतलब वो H1 को सेलेक्ट करूँगा और दोनों का कलर ग्रीन कर दूँगा। तो ये कहलाता है हमारे पास एलिमेंट सेलेक्टर। तो आपने क्या करना है, आपने यही CS वाली फाइल में आना है और इसके नीचे आपने हेडिंग्स का कलर जो है चेंज करना है। तो हेडिंग्स का नाम क्या है, H1 है। तो आपने सिंपल H1 को कॉल करवाना है, कर्ली ब्रैकेट्स लगाना है और इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपने क्या कर देना है, सिंपल इसका कलर चेंज कर देना। तो कलर क्या रखना है आपने, ग्रीन कह देता हूँ मैं, ग्रीन रखना है, तो ये ग्रीन इसका चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक सवाल बनता है सर आप लोगों का कि सर जो है जब हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर में सबको रेड कर दिया तो फिर ये ग्रीन क्यों अप्लाई कर रहे हैं।
क्योंकि यूनिवर्सली तो हमने सबका कलर रेड किया है। तो आपको मैंने ये जो है फर्स्ट डे जो हमारा लेक्चर था CSS का, उसमें ही मैंने ये बात कही थी कि हमारा जो HTML और CSS की कोडिंग जो चल रही होती है ना, जो हमारा कंपाइलर जो है उसे चला रहा होता है, वो लाइन बाय लाइन रन कर रहा होता है, लाइन बाय लाइन रन कर रहा होता है। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही आपका कंपाइलर यहाँ पे आता है और वो देखता है कि यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा हुआ है, तो वो क्या करता है कि सबकी जो है सबके कलर जो है रेड कर देता है। लेकिन फिर वो नीचे आता है, क्योंकि ये वाली लाइन खत्म हो जाएगी, फिर वो नीचे आकर देखेगा कि अब यहाँ पे एक H1 की भी जो है कोडिंग बनी हुई है, एक H1 का टैग बना हुआ है एलिमेंट सेलेक्टर, उसमें क्या हो रहा है H1 का कलर इन्होंने ग्रीन किया हुआ है। तो वो क्या करेगा कि सबको तो रेड किया हुआ है, लेकिन फिर वो H1 की प्रॉपर्टी को उस पर अलग से अप्लाई करेगा और उन्हें ग्रीन कर देगा। यहाँ तक बात हुई क्लियर? मतलब आपकी कोडिंग जो है लाइन बाय लाइन चल रही होती है, तो पहले जो चीज़ हो जाती है और उसके बाद उसके अंदर कोई चेंजिंग करते हैं तो वो फिर अप्लाई होती है उसके ऊपर। तो इस वजह से वो चीज़ इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। इसके बाद हमारे पास, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है पैराग्राफ्स का भी कलर चेंज करना है, यानी ये जो मैंने दोनों पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं रेड से, और जो है ये दोनों पैराग्राफ लोरम स्पम वाला और सामाली वाला, तो इन दोनों पैराग्राफ का मैं चाहता हूँ कलर चेंज हो जाए, दोनों का चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि दोनों का कलर जो है, फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह से समझे कि ब्लू हो जाए, तो फिर मैंने क्या यूज़ करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ करना पड़ेगा, यानी पी टैग को यूज़ करना पड़ेगा और कर्ली ब्रैकेट्स, और कलर कर दूंगा इनका क्या, फॉर एग्जाम्पल ब्लू। तो अब क्या करेगा वो, यूनिवर्सली तो सबका कलर रेड कर रहा है, लेकिन फिर जब कोडिंग नीचे चलेगी तो H1 का कलर ग्रीन कर रहा है और पैराग्राफ का ब्लू कर रहा है, तो सिर्फ अब बटन ही जो है वो रेड रह जाएगा। यहाँ तक बात हुई क्लियर? अब चलते हैं हम आगे। जो दो मेन हमारे पास सेलेक्टर आते हैं और सब बहुत ज़्यादा यूज हो रहे होते हैं, ID सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर। अब ID और क्लास सेलेक्टर आपके पास इस तरह से हैं, अगर मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दूं, ID अगर आप किसी भी जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपकी शनाख्त वहाँ पे किस चीज़ से होती है, आपकी ID से, कि इस बच्चे की ID ये है, इसकी ID ये है, इसकी ID ये है। किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाता है आपको एक रोल नंबर जो है अलॉट किया जाता है, वो आपको जो है आपकी शनाख्त दे रहा होता है। तो ID का काम भी यहाँ पे भी सेम है, मतलब आपकी जो ID है वो किसी और को नहीं मिल सकती। इसी तरह से जो ID आप अपने एक एलिमेंट को दे रहे हैं वो आप दूसरे एलिमेंट को नहीं दे सकते, हर एलिमेंट को आपने एक अलग ID देनी है, सेम ID आप नहीं दे सकते। क्लास की बात आती है तो अब जैसे हमारी एक DIT की क्लास है, तो एक ही क्लास में मल्टीपल जो है IDs के बच्चे बैठ सकते हैं, भाई बहुत सारे बच्चे बैठ सकते हैं, और सबकी जो है क्या है ID से ID चेंज है, लेकिन एक ही क्लास में बैठ सकते हैं। तो आप जब क्लास जो है वो मल्टीपल को दे सकते हैं, ID आप जो है सिर्फ एक ही एलिमेंट को देंगे, एक ही ID, और जो क्लास जो है आप जो ID एक जो क्लास एक को दे रहे हैं वो आप क्लास मल्टीपल को दे सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखें कि अगर आपने कभी जो है किसी एक एलिमेंट के अंदर चेंजिंग करनी है, सिर्फ उसके अंदर आप चाहते हैं चेंजिंग हो, तो फिर आप उसे एक ID दे देंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि जो चेंजिंग एक एलिमेंट में हो रही है वही चेंजिंग जो एक उसके अलावा भी 2 3 या 4 5 जितनी भी में आप चाह रहे हैं वो सेम ही चेंजिंग हो, तो फिर आप उनको सेम क्लास दे देंगे, सेम ID नहीं दे सकते। ठीक है, किस तरह से? फिलहाल के लिए मैं जो है मैंने इस जो CSS में काम किया इन्हें डिलीट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो H1 ऊपर वाली हेडिंग 1 है उसका कलर चेंज हो जाए, सिर्फ एक का कलर चेंज करना है, तो फिर मैं H1 को क्या दूंगा, एक ID दे दूंगा, और ID लिख के इज इक्वल टू डबल कोटेशन में कोई भी इसका नाम रख दूंगा, कोई भी नाम रख देता, फॉर एग्जाम्पल मैं रख देता हूँ फर्स्ट। ठीक है, अब इसका नाम मैंने क्या रख दिया, फर्स्ट। लेकिन अब ये जो मैंने इसे फर्स्ट ID दी है ना, अब यही सेम ID जो फर्स्ट है ये मैं किसी और को नहीं दे सकता, क्योंकि आपने एक ID एक ही को दे सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं ये जो हेडिंग 1 है मुझे इसका जो है कलर चेंज करना है, तो दो चीज़ आपने हमेशा ध्यान में याद रखनी। अगर आपने ID को कॉल करवाना है CSS की फाइल में, तो आप हैश लगाते हैं, हैश का साइन और फिर उस ID का नाम। लेकिन अगर आपने किसी क्लास को जो है कॉल करवाना है, तो फिर आप क्या यूज़ करते हैं, डॉट यूज़ करते हैं, डॉट और उस क्लास का नाम। अभी हमें किसे कॉल करवाना है, ID को, तो ID का नाम क्या है, फर्स्ट। तो आपने CSS वाली फाइल में आना है, ID को किस तरह से कॉल करवाते हैं, हैश के साथ। आपने क्या लगाना है, हैश और फिर उस ID का नाम, क्या नाम था, फर्स्ट। और उसके बाद आपने क्या लगाना है, कर्ली ब्रैकेट्स लगाने। और कलर मैंने इसका फॉर एग्जांपल फिलहाल चेंज करना है, तो मैंने कह दिया कि कलर इसका कोई भी हो जाए, एक्वा हो जाए। तो अब अगर मैं आके रिफ्रेश करता हूँ अपनी वेबसाइट को, तो देखें सबकी मैंने डिजाइनिंग चेंज कर दी, हटा दी थी जो मैंने CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई की थी, तो सारे ब्लैक्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन सिंपल एक इसी का कलर चेंज हुआ क्योंकि हमने इसकी ID को कॉल करवा के इसके अंदर चेंजिंग की है। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि हेडिंग जो 2 है
इसका कलर जो है पर्पल हो जाए और इसी के नीचे वाला जो पैराग्राफ है इसका कलर भी पर्पल हो जाए। तो दो के कलर मैंने पर्पल करने, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, क्लास का यूज़ करूँगा, क्योंकि दो की चेंजिंग आपने सेम करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या H1 को क्या रख दूंगा, एक क्लास दे दूंगा। तो मैंने इसे भी एक क्लास दे दी, क्लास लिख के इक्वल टू लगाना है और डबल कोटेशन के अंदर कोई भी नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ सेकेंड, आप फर्स्ट भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये बाद में आपको कन्फ्यूजन देगा कि क्या क्लास है और क्या जो है आपकी आईडी है। और इसी तरह से सेकंड वाले को भी ये, जिस पैराग्राफ की आपने एडिटिंग सेम रखनी है उसको भी ये सेम क्लास देती है। क्लास क्या थी वाली, सेकंड, तो सेम क्लास आपने इसे भी दी। और अब आपने इनको चेंजिंग करनी है, इनके अंदर कलरिंग की, तो CSS वाली फाइल में आ जाते हैं और जो है किस तरह से कॉल करवाते हैं क्लास को, डॉट से। तो डॉट लिखेंगे और उस क्लास का नाम लिखेंगे, नाम क्या था, सेकंड, और कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं चाहता हूँ कि इनका कलर क्या हो जाए, पर्पल हो जाए, और मैंने यहाँ पे लिख दिया पर्पल। ठीक है, और मैं सिंपल यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो आपको दिखेगा कि इन दोनों का कलर यहाँ पे पर्पल हो गया। इनका क्यों इस वाले पैराग्राफ का क्यों नहीं हो, क्योंकि इसको मैंने क्लास दी नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ का कलर ये ना हो, लेकिन इस बटन का जो कलर है ना, क्लिक में जो आपको लिखा हुआ, इसका कलर ये पर्पल हो जाए। तो फिर मैं क्या करूँगा, जो क्लास मैंने इनको दी है ना वही सेम क्लास में से दे दूंगा, क्योंकि सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो क्लास आपने सेकंड वाली इन दोनों को दी है वही सेम क्लास आप इस बटन को भी दे देंगे, और इसको भी मैं यहाँ पे सेम वही क्लास कौन सी थी, सेकंड दे दूंगा। तो अब आपका बटन का कलर जो है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास ये वाला पैराग्राफ है इसका कलर जो है कोई भी हो जाए, पिंक हो जाए, कुछ भी, या इसका जो है मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ इस पैराग्राफ का। तो फिर मैंने क्या करना पड़ेगा, इस सिंगल पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज करना पड़ेगा। तो फिर मैंने क्या यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे इसे आईडी देनी पड़ेगी। तो आईडी आप किस तरह से देंगे, आपने सिंपल यहाँ पे आना है और इस वाले पैराग्राफ को आपने एक आईडी दे देनी है। अब आईडी आप वो सेम नहीं देंगे जो ऊपर फर्स्ट की थी, क्योंकि आईडी आप सेम नहीं दे सकते। तो मैं इस आईडी कुछ भी दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल थर्ड दे दूँगा। ठीक है, अब मैं सिंपल यहाँ पे आईडी को कॉल करवाना है, क्योंकि इसमें चेंजिंग करनी है। तो आईडी को कॉल किस तरह से करवाते हैं, हैश के साथ। हैश आपने लिखना है और फिर क्या लिखना है, थर्ड लिखने के बाद आपने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाना है और आप क्या चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर। तो फिर आप क्या लिखेंगे, सिंपल बैकग्राउंड कलर, और जो आपने कलर रखना है मैं कह देता हूँ कुछ भी हो जाए, ब्लू ब्राउन हो जाए, और सिंपल आके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर ब्राउन हो चुका है। यहाँ तक बात हुई क्लियर। आप चाहते हैं इसका फोरग्राउंड कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसी के अंदर जो है कलर प्रॉपर्टी का भी यूज़ करें, और मैं कह देता हूँ कि फोरग्राउंड कलर थोड़ा सा लाइट हो जाए, इस तरह का हो जाए, एंटिक वाइट, और यहाँ पे आगे रिफ्रेश करता हूँ। आपको कलर मैचिंग आनी चाहिए कि किस चीज़ पे किस तरह का कलर अप्लाई करना है ताकि वो दिखे आपके यूज़र को। यहाँ तक हुई बात क्लियर। तो हमने जो है सेलेक्टर्स भी सारे देख लिए और इसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। अब आपका एक टास्क है, क्योंकि जब भी आपका CSS का एक पूरा लेक्चर ख़त्म होगा, एक पूरी स्लाइड ख़त्म होगी, तो फिर आपको हर उस स्लाइड के बाद एक टास्क करके देना होता है। तो उसी मतलब जो आपने सीखा होगा उन लेक्चर्स में उसी तरह का जो है आपके पास टास्क होगा। तो हम देख लेते हैं हमारे पास क्या असाइनमेंट है। पहला प्रैक्टिस सेट है हमारे पास 1। सबसे पहले आपने क्या करना है, पहला सवाल है, पहले सवाल में ये कह रहा है कि क्रिएट अ सिंपल डिव विथ एन आईडी बॉक्स। एक डिव बनाना है, डिव बनाने के बाद उसे आईडी दे देनी है बॉक्स के नाम से। एक डिव बनाना है और डिव के अंदर फिलहाल के लिए आप कुछ भी लिख लेना, जैसे आप पैराग्राफ और हेडिंग बनाते हैं इसी तरह से डिव बनाना है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था। और उसे आईडी एक दे देनी है क्या, बॉक्स। उसके बाद कह रहा है एड सम टेक्स्ट कंटेंट इनसाइड द डिव, मतलब वो जो डिव बनाएंगे उसके अंदर कुछ भी लिख देना है आपने, कोई भी अपना नाम वगैरह और इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं आप। उसके अंदर लोरेम वाला जो है रैंडम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि वो जो आपने डिव बनाया उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देना। ठीक है, पहला हो गया सवाल, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है। सिर्फ आपने एक आईडी देनी है बॉक्स, उसके अंदर कुछ लिखना है और उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू करना है, सिंपल सी चीज़ है। फिर सेकंड काम आपने क्या करना है, क्रिएट 3 हेडिंग्स H1 H2 H3, 3 हेडिंग बना ली H1 H2 H3 के नाम से। फिर गिव देम ऑल अ क्लास हेडिंग, यानी उन तीनों जो आपने हेडिंग बनाई है H1 H2 H3 तीनों को सेम क्लास दे देनी है हेडिंग, तीनों को सेम क्लास दे देनी है हेडिंग, और उनका जो फोरग्राउंड कलर है हेडिंग का वो आपने रेड कर देना। यानी वो जो तीनों हेडिंग है उन तीनों का कलर जब आप उनको क्या करेंगे, सेम क्लास देंगे, तो आप सिंपल डॉट से उन सेम क्लास हेडिंग को कॉल करवा के उन तीनों का कलर रेड कर देंगे।
ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरे सवाल में क्या बात कर रहे थे, क्रिएट अ बटन, एक बटन बनाना है आपने, एंड सेट इट्स बैकग्राउंड कलर टू, मतलब अब आपने एक जो है एक बटन बनाना है और उसका जो बैकग्राउंड कलर है सबसे पहले ग्रीन करना है यूजिंग CSS स्टाइल शीट, यानी CSS वाली फाइल जो हमने अलग बनाई है उसको यूज़ करते हुए उसका कलर आपने क्या कर देना है, उस बटन का बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देना है। फिर ब्लू करना है आपने स्टाइल टैग में। ये तीनों प्रॉपर्टी आपने साथ अप्लाई करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक अलग से CSS की फाइल बनानी है, वहाँ पे उसका कलर ग्रीन कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि हेड के अंदर स्टाइल टैग का यूज़ करना है और उसका कलर वहाँ पे आपने ब्लू कर देना है, और फिर उसके अंदर एक इनलाइन स्टाइल का टैग यूज़ करना है बटन के अंदर ही, और उसका कलर पिंक कर देना है। तो आपने तीनों प्रॉपर्टी उस बटन के ऊपर एक साथ अप्लाई करनी है और फिर देखते हैं उसके ऊपर कलर आता कैसा। जाहिर सी बात है उसके ऊपर कलर जो आएगा वो इनलाइन का आएगा, क्योंकि इनलाइन टैग की जो है प्योरिटी सबसे हाई होती है, तो उस पर कलर पिंक का आना चाहिए। लेकिन आपने अप्लाई तीनों करना है, तीनों एक साथ अप्लाई करना है।